एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माइन बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो का टाइटल देखो, भारत को तेल भी सस्ता देता है और अपना बजट भी बढ़ता है पाक इंडिया मीडिया न्यू नाउ इंडिया स्पीक के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो को डिटेल में। आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सो लेट्स टेक द वीडियो। ठीक है, रशिया से तिजारत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका का खौफ है, तो अमेरिका की ईमा पर इंडिया से तिजारत खोल रहे हैं। अमेरिका ने हुक्म दिया है, खौफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। अब मैंने दोबारा चेक किया, 2,40,00,000। मैं ये अर्ज करता हूँ कि तुर्की और इंडिया की दो तरफा तिजारत का वॉल्यूम 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान है। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारत का वॉल्यूम 1 अरब से भी कम है। इंडिया ने गंदम पर दरामद पर पाबंदी लगाई थी, बरामद करने पर। पाकिस्तान जो तिजारत उससे कर रहा है इंडिया से, वहां से गंदम मंगा रख के अमेरिका से हुक्म आया है इंडिया से तिजारत करो। फिर हमें ये चाहिए कि इंडिया हमारे साथ बैठा है, हम उससे तिजारत करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कश्मीर का मसला हम कहते हैं जब तक हल नहीं होगा हम इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे। तो दैट्स अ वेरी बैड, इकोनॉमिकली स्पीकिंग दैट्स अ वेरी बैड पॉलिसी। फिर अगर शहबाज शरीफ तुर्की से कोई कर्ज ले आते, वो फ्री की कोई गंदम चावल लेकर आते या फ्री की बिजली लेकर आते, तो फिर इन इश्तिहारात की तुक समझ में आती। अच्छा, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, हमारे समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने आज एक रिपोर्ट शाये किया जिसमें वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 23% उसमें कमी हुई है। और ये तो श्रीलंका वाले हालात हो गए। बहुत ये सीरियस बात है। ये कोई मतलब ये समझिए किस्म की खौफनाक धमकियाँ बिल्कुल श्रीलंका के पास पहुंच गई हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी ऐसी स्टेटमेंट आई है। सर ये बताइए, पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, जबकि भारत में पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। भारत अपनी ज़रूरियात में सिर्फ 10% तेल ही रूस से खरीद रहा है, और क्या मुमकिन है कि रूसी तेल की वजह से वहाँ कीमतें कम हुई हों? देखिए, कुछ तो जो रशियन ऑयल है उसकी जो इंपोर्ट है वो सस्ते दाम हो सकती है, पर जो भारत ने इस दफ़ा कमी की है उसकी मेन वजह जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कम होना है। उन्होंने 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, इससे उनके बजट पे तकरीबन 12.5 अरब डॉलर का खसारा हो जाएगा, और उसके लिए उन्होंने नई बोरोइंग कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, हमारे समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने आज एक रिपोर्ट शाये किया जिसमें वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 23% उसमें कमी हुई है। और अगर स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब चला सकें तो मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, हिस्टोरिकली पिछले 3 सालों में उन्होंने रिलेटिवली कम इन्वेस्ट किया। तो 2016 से 18 तक 7.5 अरब डॉलर के करीब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, और 2019 से लेके 21 तक 5.82 बिलियन डॉलर्स पे ये चली गई, यानी कि 2 अरब डॉलर तकरीबन ये कम हुआ है। इकोनॉमी पे कैसे फ़र्क पड़ता है इसका? FDI कम होगी तो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी भी आती है उसके साथ, और इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो डॉलर्स भी आएंगे आपके पास। तो FDI जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो जब कम होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो इस वक्त इंटरनली डोमेस्टिकली हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना। तो एक ही हमारे पास जरिया था कि सरमायाकारी बाहर से ले आएँ, अंदर से तो बहुत ही पुअर हालात है, और अंदर की जो सरमायादार है वो भी अपने पैसे जो है उठा के बाहर ले जाता है, और बाहर का जो सरमायादार है वो भी अगर पहले पैसे लेकर आया करता था तो अब वो ड्राई अप हो रहा है। तो सरमायाकारी तो पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं रही है। अगर छोटी मोटी सरमायाकारी हो रही तो आप जानते होंगे रियल एस्टेट में हो जाती है, सर्विस सेक्टर में हो जाती है, मगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं होती, जिससे एक्चुअल इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन होती है। ठीक है, हमारे पास डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जी जी, हमारे पास एहतशाम कुछ है ही नहीं जो हम बाहर की मंडी में बेच सकें। दैट इज़ द रियलिटी। मिसाल के तौर पे हम ये फ़ोन्स नहीं बना सकते, हम कोई गाड़ियाँ नहीं बना सकते, हम कोई सवाए कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कोई तीसरी चीज़ हमारे और लोगों को बाहर भेजने के, और जो चीज़ें हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत एग्जैक्टली राइट। मिसाल के तौर पे चीनी है या गंदम है, दैट्स आल्सो ट्रू, इन ऑटोमोबाइल्स एंड सो ऑन, सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, शहरों में लोड शेडिंग तकरीबन 8 से 10 घंटे की है, देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी IMF के पास हम जा रहे हैं, IMF ने हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, आपने भी कहा है। 1958 से तकरीबन हम IMF के पास जा रहे हैं, और अभी भी IMF की किस्त थोड़ी लेट पहले से जा रहे हैं, मगर हाँ, जो मुझे याद पड़ता है जनरल यूब के ज़माने में 1958 में पहली दफ़ा गए थे, और उसके बाद से फिर तकरीबन हर हुकूमत में हम IMF के पास गए। मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाल के एक दफ़ा देखा था।
अच्छा, लेकिन अभी भी जब IMF से इंस्टॉलमेंट डिले होनी होती है या हो रही होती है तो हम कहते हैं कि वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। दैट्स राइट, यस। खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसी हुकूमत कोई फिर हमें ये चाहिए कि इंडिया हमारे साथ बैठा है, हम उससे तिजारत करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कश्मीर का मसला हम कहते हैं जब तक हल नहीं होगा हम इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे। तो दैट्स अ वेरी बैड, इकोनॉमिकली स्पीकिंग दैट्स अ वेरी बैड पॉलिसी। फिर ऊपर से ये कि हमने तालिबान को इतना सपोर्ट किया है अफगानिस्तान के अंदर कि उसके नतीजे में अमेरिका से भी और लिहाजा और लोगों से भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। वी हैव टू रिवर्स दैट पॉलिसी। ईरान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? दे हैव द वन थिंग दैट वी नीड एंड वी हैव द वन थिंग दैट दे नीड। उनके पास भरा पड़ा है तेल, इतना तेल है जिसकी हद हिसाब कोई नहीं, और उनको क्या चाहिए? फूड, खाना। और हमारे पास क्या है? हम खाना दे सकते हैं, हमारे पास इंडस पूरी एग्रीकल्चरल बास्केट है, और हमें चाहिए क्या? क्यों हम बार बार फंसते हैं? एक और लास्ट चीज़, नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा ताकि हुकूमत जो है वो मैनेज की एक अच्छी बजट बना सके। ठीक है, ऑन दैट पॉइंट ये तो श्रीलंका वाले हालात हो गए। बहुत ये सीरियस बात है। ये कोई मतलब ये समझिए किस्म की खौफनाक धमकियाँ बिल्कुल श्रीलंका के पास पहुंच गई हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी ऐसी स्टेटमेंट चाहिए। जो मैं आपसे असल बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी, मेरी राय में हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम पेट्रोल और डीजल से बिजली बनाएं। अल्लाह भी ने आपको पानी दिया है, आपको सूरज देखें। अब लाहौर में हम क्या एक जिक्र करते हैं, बिजली। आप शमसी तवानाई पे जाएं, आप पानी पे जाएं, सस्ती बिजली के बजाय इतनी महंगी बिजली हम बना रहे हैं। डॉलर में हम पेट्रोल बना के ख़रीद के जब बिजली बनाएंगे तो पाकिस्तान का यही हाल होगा। अच्छा भट्टी साहब अभी मरियम साहिबा को सुना होगा, वो कह रही थी कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर सकें। ये तो श्रीलंका वाली हमारी हालत है। अगर ये हमारी वो एक हुकूमत में ही है तो आप समझते हैं हम क्या श्रीलंका की वाले हालात यहाँ बनते जा रहे हैं? भट्टी साहब, देखिए काजी साहब, जिन्होंने हुकूमत की रजीम चेंज कराई है वो आपको भट्टी साहब बोले श्रीलंका और डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं कि ये सब मसाइल हैं, और पिछले जब से हम IMF के पास गए हैं उस वक्त से हैं। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गरीबों के घरों में फाके तो ना भेजें, अपनी ये नाअहली कबूल करें कि हम साजिश करके आए थे लेकिन बेहतर गवर्नेंस ना देने की वजह से महंगाई का तोहफा दे दिया। अच्छा भट्टी साहब, ठीक है, रशिया से तिजारत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका का खौफ है, तो अमेरिका की ईमा पर इंडिया से तिजारत हो रही है। अमेरिका ने हुक्म दिया है, खौफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। अब मैंने दोबारा चेक किया, 2 करोड़ 40 लाख 80 लाख बैरल खरीद चुका है। अच्छा, और अपना अभी मजीद वो खरीद मई में खरीदा तकरीबन इसी तादाद में खरीदेगा। तो वो आपने देखो ना जी, उनकी कंजप्शन हमारे 18-20 बिलियन डॉलर की है, उनकी 100 बिलियन डॉलर की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो 100 बिलियन डॉलर में से जब 33% बचा लेंगे तो कितनी बड़ी रकम है 33 बिलियन डॉलर। ठीक है, पेस थोड़ी मैं तेज रखूंगी, लास्ट 3 मिनट्स है। इंडिया ने गंदम पर दरामद पर पाबंदी लगाई थी, बरामद करने पर। पाकिस्तान जो तिजारत उससे कर रहा है इंडिया से, वहां से गंदम मंगा रखी। अमेरिका से हुक्म आया है इंडिया से तिजारत करो। मैं उस वक्त इंडिया से तिजारत के खिलाफ नहीं हूँ वैसे, लेकिन जो गंदम उन्होंने भेजी है, जो तुर्की ने वापस कर दी 50,000 टन, और उसमें वायरस है, रुबेला वायरस, और मतलब खराबी है। चलिए, वायरस का लफ्ज़ शायद सही ना हो। और हम जो हैं, हमारे पास जवाब ये है कि जी सड़क से आएगी, सस्ती पड़ेगी, ये ठीक है। लेकिन ये आप कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं? भाई वो दुकानदार जिसने एक ख़ानदान के बेटों को मारा पीटा हो, और मारा पीटा भी हो, कत्ल कर डाला हो, बल्कि कितने कश्मीरियों को कत्ल कर डाला। कोई गैरत और हमीयत भी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं है। और खुदा उस कौम पे अपनी रहमत कैसे नाजिल करे? कुरान में साफ लिखा हुआ है, कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, ईमान ही नहीं है। और तुम्हें क्या हो गया है? तुम उन लोगों के लिए नहीं लड़ते जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं, जहाँ औरतें और बच्चे और बूढ़े, मफहूम है ये, फरियाद करते हैं कि यार अब हमें इस बस्ती से निकाल जहाँ के रहने वाले जालिम। ठीक है, ना खुदा याद है, ना आकबत याद है, ना कोई गैरत और हमीयत है। और कभी डर के खौफ की हालत में भी किसी कौम ने कोई तरक्की की है, कोई इज्जत पाई है? चलिए, क्या वाकई आप इसको अपना जाती पैसा समझते हैं? इस इश्तिहार का फ़ायदा क्या हुआ? क्या शहबाज शरीफ को तुर्की में 21 तोपों की सलामी मिल गई? और इश्तिहार का लॉजिक उस सूरत में समझ आता अगर शहबाज शरीफ तुर्की से कोई कर्ज ले आते, वो फ्री की कोई गंदम चावल लेकर आते या फ्री की बिजली लेकर आते, तो फिर इन इश्तिहारात की तुक समझ में आती। लेकिन ये एक दौरा है जिस पर सरकारी खर्च हुआ और कौम पर इस दौरे का भी बोझ पड़ा। इसके अलावा इन गैर ज़रूरी इश्तिहारात की मद में आवाम के बेबना पैसे को आग लगाई गई।
मैं ये अर्ज करता हूँ कि तुर्की और इंडिया की दो तरफा तिजारत का वॉल्यूम 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान है। दोनों मुल्कों की, तुर्की और इंडिया की तिजारत का वॉल्यूम 20 से 25 अरब के दरमियान है। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारत का वॉल्यूम 1 अरब से भी कम है। अगर ये वापसी पर इस वॉल्यूम को 5 अरब तक ले जाएं तो और अगर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को तुर्की की तरफ बढ़ा कर ले जाएं तो हम कहेंगे कि ये अच्छा हुआ, आपने कामयाबी कर ली। लेकिन अगर वो वापस इसी तरह से आए और कुछ भी ऐसी चीज ना हो और हमारी एक्सपोर्ट्स भी ना बढ़ें तो फिर हम समझेंगे कि ये दौरे इस तरह के बस तफरीही दौरे होते हैं और इनके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं। वेल मंगाएंगे देखा वीडियो में क्लिप्स में डिफरेंट क्लिप्स है पाकिस्तान मीडिया के जिसमें उन्होंने बात की हमें गंदम हम मंगाएंगे इंडिया से और अच्छा उन्होंने बात की कि इंडिया से गंदम हमें सस्ती पड़ती है। तो डेफिनेटली मैं इस बात के हक में हूँ कि हमें इंडिया से तजारत करनी चाहिए क्योंकि वहाँ हमारी कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये कि आप लोगों ने नहीं करनी, चूंकि आपको कश्मीर का इशू नहीं जब तक रिजॉल्व होता आपने ट्रेड नहीं करनी, तो भाई वो भी आप पे मत्थे पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए कि आप जाएंगे तो वो ट्रेड करेंगे तो उनका गुजारा होगा, उनको कोई फर्क पड़ता वो किसी और से ट्रेड कर लेंगे। और जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि रूस खरीद रहा है तेल खरीद रहा है इंडिया रूस से, और हम नहीं खरीद सकते, रूस से नहीं खरीद सकते, हम लोग ईरान से नहीं खरीद सकते। तो भाई सीधी सी बात है, वो पैसे देके खरीद रहे हैं, आप पैसे देके खरीद लें और आपने पैसे IMF के इस्तेमाल करने हैं तो रूस आपको वो क्यों खरीदने देंगे कि उसके दुश्मन से आप तेल खरीद लें। और जहां तक बात है कि इंडिया खरीद रहा है, वो इंडिया को नहीं रोक रहे और आपको रोक रहे हैं, तो इंडिया ने उनसे कर्जा नहीं लिया हुआ। इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम डिपेंडेंट हैं IMF के ऊपर, तो हमें हमें IMF की शराइत को मानना होगा। और जैसे कि बिजली की बात है, कल ही मेरा भाई मतलब गया है जनरेटर पता करने, 85 हजार रुपए का पता नहीं कितने केवी का जनरेटर, वो पता चल रहा है नहीं, जो छोटे से लेवल का होता है उसमें पेट्रोल लगेगा और चलेगा। बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, चूंकि गंजों की हुकूमत आ गई है तो बुरा हाल है। और जहां तक बात है पेट्रोल की कीमतें 180 पर लीटर के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है और कुछ लोग तो उसको बेच भी नहीं रहे, उसको उन्होंने मतलब स्टोर किया हुआ है ताकि बाद में जब और कीमत बढ़ जाएगी तो और तब बेचेंगे, इस तरह कर रहे हैं। जबकि आपके पास सोलर सिस्टम लगाए आप लेकिन कोई उस तरफ सोच ही नहीं रहा। इतनी गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, आप सोलर प्लेट लगाया, मतलब मेरे घर के सामने हर तरफ रोड पे बैंक ही बैंक है और इतने बड़े टन के जो केवी के जनरेटर हैं वो चल रहे हैं। तो ये सोलर प्लेट्स क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते और जिससे इनको फायदा हो, लेकिन नहीं, कोई इस तरफ नहीं सोच रहा, उस तरफ है ही नहीं। अगर आप जनरेटर जलाएंगे तो उस जनरेटर को जलाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होगा और उस पेट्रोल से तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में आप किसी वेस्ट मटेरियल से पेट्रोल या कोई भी इस तरह की जो बायोगैस वगैरह वो नहीं आप बना रहे, तो पेट्रोल हमारे पास ऑलरेडी खजाने में पैसे नहीं है। हम जब बाहर से पेट्रोल मंगवाएंगे तो हमें वो डॉलर में पे करना पड़ेगा, मुल्क के पास पहले डॉलर नहीं है और उससे हमारी आबो हवा में भी गर्मी और वो जो मतलब आबो हवा भी गंदी होती है। तो उस तरफ कोई सोच ही नहीं रहा हुकूमत। तो भाई अल्लाह ही है, जैसे तुर्की का उन्होंने दौरा किया है, मैंने प्रीवियस वीडियो पे रिएक्ट किया तो मैं पता चला कि कूड़े का ठेका तक भी आप लोग बाहर की कंपनियों को दे रहे हैं, चीनी कंपनियों को, तुर्क कंपनियों को। तो आप अपना कूड़ा तक तो आप खुद उठा नहीं सकते और आप पता नहीं क्या मतलब बात करते हैं आप लोग कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात आप लोग करते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई जो लोग जिनके लिए अपना सर्वाइवल मैटर होता है वो लोग नखरे नहीं रख सकते। नखरा तो वो रखेगा जिसके घर में दाने होंगे, वो खाता पीता होगा, उसको किसी का होल बाहर ना हो। जिस इंसान ने दूसरे का मुंह देखना तो फिर उसने उसकी बात को बर्दाश्त करना उसके लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी पता नहीं किस किस्म का ये एरोगेंट किस्म का बिहेवियर है। और मतलब हम यानी कि इज्जत नफ्स होना जरूरी है, लेकिन इज्जत नफ्स को पहले बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी इज्जत कमाई जाती है। लेकिन हकीकत बात है कि पाकिस्तान ने, और चाहे आप उसको ब्लेम पॉलिटिशियंस के ऊपर दे दें, चाहे आप अपनी रॉन्ग पॉलिसीज के ऊपर दे दें, जबकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो क्या कहते हैं अवाम का कसूर है। अगर ये पॉलिटिशियन करप्ट है तो हम लोग गलत है, अगर पॉलिसीज ठीक नहीं है तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम उसको पॉलिसी को बिल्ड कर सके। जो सरमायादार तबका है वो बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो बताएं किस तरह गुजारा होगा। और इस पे सोचने की जरूरत है, दूसरों को तनकीद करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे ऐसे हैं वो साजिश कर रहे हैं, वटएवर जो भी आपका है। जिस तरह कि उन्होंने बुजुर्ग ने बात की कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो कमजोर का आपने ख्याल किया, मतलब उनका जो डायरेक्ट इशारा था ना वो कश्मीर के इशू के ऊपर था कि इंडिया वहां जुल्म कर रहा है ये वो।
जबकि मैं वीडियोस जो देख रही हूँ वो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ की बच्चियां जाके गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, और जबकि और जहाँ नहीं उन पर जुल्म हो रहा है, जो में भी कुछ वो हिस्सा होगा, मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कर पता। लेकिन बात ये है कि ठीक है, हमें कश्मीरियों का दुख है, और लेकिन मैंने अक्सर वीडियो देखे जिसमें वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे होते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर के सिटीज में लोगों के घर में खाने को नहीं है, लोग फाकों पे उतर आए हैं। तो आप कश्मीर पे जाके लड़ना चाहते हैं, फिर ठीक है, फिर इस कौम का ये कि जहाद शुरू कर लो और लड़ लो और मर जाओ, कल के मरते आज मर जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं। खुदा के लिए लोगों के अंदर ये सोच को ग्रूम करने की अवेयरनेस पैदा करें कि आपने अपना सर्वाइवल अच्छे वे में करना है, मेहनत करनी है, मेहनत से इज्जत मिलती है। आप लोग अपने पाकिस्तान के अंदर बैठे रिसोर्सेज को वहां से उनको जनरेट करने की कोशिश करें। जब 1958 से आप लोग IMF से कर्जे पे कर्जा मांग रहे, 35-36 बिलियन के अराउंड बड़ा हमने उनको पैसे देने और हम उनकी किस्तें भी दे नहीं पा रहे, और फिर आप बात करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, पता नहीं आप क्या नहीं करेंगे। और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, खुदा इनको अक्ल सलीम दे और हमारे हाल पर रहम करे, बिल्कुल भी मुल्क के हक में लॉयल नहीं है, मुल्क को गलत वे में लीड कर रहे हैं, और कसूर हम सबका है जो हम खामोश बैठे इन सबको देख रहे हैं और अपने एंड पे आगे मेहनत करने की कोशिश नहीं कर रहे। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा और मेरी राय से आप एग्री करते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हो सके तो अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।